नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे खेती किसानी से जुड़े क्षेत्रों में हुई प्रगति की। हम बात करेंगे कृषि जगत में हुई उन्नति की और साथ ही नवीनतम उपकरणों की। किसान भाइयों, मौसम तो बदलता ही रहता है, हमें मौसम के अनुसार ही चलना पड़ता है। जैसे जैसे मौसम बदलेगा ठीक वैसे ही आपको अपने खेतों में कार्य करने पड़ते हैं। अब बारी है शीत ऋतु की। शीत ऋतु में आपको क्या समसामयिक कार्य करने हैं, हम इस कार्यक्रम में समय समय पर आपको बताते रहेंगे। आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं खबरें खेती की व मंडी भाव से। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। गेहूं की बुवाई में आएगी तेजी, फूलों की खेती को बढ़ावा देना जरूरी। अब तक धान की 45,000 टन खरीदी, गुलाब की देखभाल करें और वैज्ञानिक विधि से लगाएं शलजम। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने गत दिनों कहा कि चालू रबी मौसम में अब तक कम क्षेत्र में गेहूं की बुवाई को लेकर चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि आने वाले दिनों में इसमें तेजी आएगी। हरित क्रांति की स्वर्ण जयंती मनाने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि गेहूं की बुवाई का क्षेत्र अब तक पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले कम रहा है। पंजाब और हरियाणा जैसे प्रमुख राज्यों में जल्द ही गेहूं की बुवाई जोर पकड़ेगी। श्री सिंह ने कहा कि गेहूं की बुवाई आमतौर पर दिसंबर तक चलती है। देश में गेहूं की बोनी अब तक 117.32 लाख हेक्टेयर में हुई है, जबकि कुल रबी फसलें 318 लाख हेक्टेयर में बोई जा चुकी हैं। अब तक गेहूं की बुवाई 40% क्षेत्र में हुई है। राज्यपाल श्री राम नरेश यादव ने कहा है कि किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए फूलों की खेती को बढ़ावा देना आवश्यक है। उन्होंने बधाई देते हुए प्रदेश सरकार द्वारा उद्यानिकी, विशेष रूप से फूलों की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। राज्यपाल श्री यादव ने यह बात पचमढ़ी में संपन्न राष्ट्रीय पुष्प प्रदर्शनी एवं संगोष्ठी में पचमढ़ी स्थित राजभवन को प्राप्त स्टार ऑफ द शो की ट्रॉफी तथा अन्य पुरस्कार प्रमुख सचिव को भेंट करते हुए कही। प्रदर्शनी का आयोजन जिला प्रशासन होशंगाबाद एवं उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा गत दिनों पचमढ़ी में किया गया था। प्रदेश में अब तक समर्थन मूल्य पर धान की 45,000 मीट्रिक टन खरीदी की जा चुकी है। खरीदी का कार्य 2 नवंबर से शुरू हुआ है, जो 25 जनवरी 2016 तक चलेगा। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए 906 केंद्र बनाए गए हैं। धान बेचने के लिए 5,65,000 किसानों ने पंजीयन करवाया है। किसानों को अपनी फसल बेचने में दिक्कत ना हो, इसके लिए उनको किस तारीख को मंडी पहुंचना है, इसकी जानकारी SMS के जरिए देने की व्यवस्था की गई है। इस वर्ष प्रदेश में 15 लाख मीट्रिक टन धान के उपार्जन का अनुमान लगाया गया है। राज्य में धान की कॉमन किस्म 1410 रुपए और ग्रेड ए धान 1450 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर खरीदा जा रहा है। प्रदेश में अब तक समर्थन मूल्य पर मोटे अनाज की खरीदी 7,500 मीट्रिक टन की जा चुकी है। फूलों के राजा गुलाब की उचित समय पर देखभाल जरूरी है। वर्तमान परिस्थितियां कीटों के लिए अनुकूल चल रही हैं। गुलाब की पत्तियों पर माहो तथा थ्रिप्स दोनों का असर कई बार होता है। कीट का प्रकोप पत्तियों के बाद फूलों पर भी हो सकता है। ये कीट पत्तियों से रस चूस कर तथा पत्तियों को खरोच कर पौधों की भोजन संचार व्यवस्था में अवरोध डालते हैं तथा फूलों के आकार, रंग सभी पर विपरीत असर करते हैं। इसके नियंत्रण के लिए रोगर अथवा मेलाथियान दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 10 से 15 दिनों के अंतर से 2 छिड़काव करें। थ्रिप्स के उपचार के लिए भी उपरोक्त छिड़काव से लाभ होगा। रोगर की उपलब्धता नहीं होने पर मेटासिस्टॉक्स 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 10 से 15 दिनों के अंतर से 2 छिड़काव करें। इससे गुलाब स्वस्थ और सुंदर रहेगा। शलजम शीतकालीन फसल है, इसे अभी लगा सकते हैं। इसकी जड़ों में विटामिन तथा प्रोटीन रहता है। इसकी खेती बड़े स्तर पर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, बिहार तथा तमिलनाडु में की जाती है। इसे मध्य प्रदेश में भी लगा सकते हैं। लगाने से पहले कृषि वैज्ञानिकों से चर्चा जरूर कर लें। जातियों में पूसा स्वर्णिम, स्नोबॉल, अर्ली मिलन, रेड टॉप, गोल्डन बॉल, पूसा स्वेती, पूसा चंद्रिका लगा सकते हैं। खेत की तैयारी मूली तथा गाजर के खेतों की तरह ही की जाती है। साथ ही बुवाई का समय देशी किस्मों का जुलाई से सितंबर तक तथा यूरोपियन किस्मों का अक्टूबर से दिसंबर तक होता है। तो किसान भाइयों, खबरें खेती में फिलहाल इतना ही और चलते चलते एक नज़र डालेंगे आज के मंडी भाव पर। साथ ही मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।
मध्य प्रदेश की विभिन्न मंडियों में भाव कुछ इस प्रकार रहे। सबसे पहले ज्वार। बैतूल मंडी में न्यूनतम भाव रहा 1100 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम 1135 रुपये प्रति क्विंटल। बुरहानपुर में न्यूनतम भाव रहा 1179 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम 1303 रुपये प्रति क्विंटल। खंडवा मंडी में न्यूनतम भाव रहा 1215 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम 1482 रुपये प्रति क्विंटल। और खरगोन में न्यूनतम भाव रहा 1221 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम 1264 रुपये प्रति क्विंटल। इसके बाद जानते हैं मक्का के भाव। आगर मंडी में न्यूनतम भाव रहा 1251 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम 1400 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं बैतूल मंडी में न्यूनतम भाव रहा 1000 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम 1321 रुपये प्रति क्विंटल। बुरहानपुर मंडी में न्यूनतम भाव रहा 1056 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम 1341 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं खंडवा में न्यूनतम भाव रहा 1199 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव यहाँ भी 1341 रुपये प्रति क्विंटल रहा। अब आते हैं गेहूं पर। तो अजयगढ़ मंडी में न्यूनतम भाव रहा 1475 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम 1500 रुपये प्रति क्विंटल। गोरखपुर मंडी में गेहूं का भाव 1450 रुपये प्रति क्विंटल ही रहा। मंडला में न्यूनतम भाव रहा 1450 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम 1500 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं उदयपुरा में न्यूनतम भाव रहा 1400 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम 1600 रुपये प्रति क्विंटल। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और PVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। कश्मीर से केरल, अरुणाचल से गुजरात, कहानी जिंदगी की हो या खेती की हो बात, देश के हर रंग की बात राज्यों की। सोमवार से बुधवार शाम 5:30 पर डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, आप तो पहले से ही अपने खेतों में फलों व सब्जियों की खेती करते आए हैं, परंतु अब समय आ गया है फलों व सब्जियों की संरक्षित खेती करने का। संरक्षित खेती करने के लिए आपको अनुकूल तापमान व वातावरण चाहिए। संरक्षित खेती करके आप ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। आपके खेतों में कीट व्याधियों का प्रकोप भी कम रहेगा। आइए आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि फलों व सब्जियों की संरक्षित खेती कैसे की जाए। आज के हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर वीके सिंह, जो आपको बताएंगे कि संरक्षित खेती के क्या उपयोग हैं, क्या प्रभाव हैं और कैसे आप इनको बेहतर मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। संरक्षित खेती वह होती है दोस्तों जिसमें कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें कि आपका आवरण होता है, जिसमें कि तापमान, रेनफॉल, उसके बाद फिर जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास देने की जो तरीका है उसको एक आधुनिक ढंग से हम उसको देते हैं, जिससे कि हमारी एक अच्छी उपज भी प्राप्त होती है, साथ साथ उसकी जो क्वालिटी है वो बनी रहती है। इस प्रकार की खेती को हम संरक्षित खेती कहते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले तो हमें यह आवश्यक है कि किसान संरक्षित खेती करता है तो उसको कितने लाभ होते हैं। संरक्षित खेती वह स्थान पे करना चाहिए जहाँ पे खेती का कार्य करना मुश्किल होता हो,
दूसरी बात, जो संरक्षित खेती किसान अपनाता है उसके पास कितने संसाधन हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ पे सरकारी जो सुविधाएं हैं वह किसानों को कितनी उपलब्ध हो पा रही हैं कि जिससे कि संरक्षित खेती को बढ़ावा मिले। और चौथी महत्वपूर्ण सबसे बात है कि जो संरक्षित खेती है वह परिनगरीय क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों के आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर यदि की जाती है तो हमें बहुत ही लाभकर साबित होती है। किसान भाइयों को ऐसी फसलों को लेना चाहिए जो कि अत्यधिक मूल्यवान हो, कम जगह घेरती हों, ऐसी फसलों को हम संरक्षित खेती को लें। साथ ही साथ उनमें प्रजातियों का चुनाव करना भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। जैसे यदि हम टमाटर की खेती करते हैं तो उसमें हमें प्रजाति का चुनाव करना होगा, तो चेरी 1, चेरी 2, टोमेटो चेरी, R144 यह प्रजातियां हैं, इसको हम लेंगे। इसी प्रकार से यदि हम खीरा की खेती करते हैं तो उसमें भी प्रजातियां सुनिश्चित कर लें। फूलों की खेती की यदि बात करते हैं तो उसमें जरबेरा है, गुलाब की खेती है, उसके बाद फिर आपका गेंदे की खेती है। इसको यदि हम करते हैं तो किसान भाई हमारे काफ़ी लाभ कमा सकते हैं। फलों की बात करें तो उसमें आपका आता है लीची के रूट स्टॉक के रूप में मदर प्लांट को हम लगा सकते हैं, जैसा कि विभिन्न विश्वविद्यालयों में उपयोग किया जा रहा है। साथ ही साथ स्ट्रॉबेरी की खेती बहुत ही लाभकर साबित होती है। तो किसान भाइयों को कुल मिलाकर के ऐसी फसल का चुनाव करना चाहिए जिससे कि अत्यधिक लाभ हो और जिसको कि संरक्षण की आवश्यकता हो। साथ ही साथ जो यदि हम संरक्षित खेती करते हैं तो उसमें हमें वर्ष भर उत्पादन प्राप्त करने के अवसर प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ जो हमारी क्रॉप का जो समय काल है वह 4 महीने का होता है, वह बजाय 4 महीने के 9 से 9.5 महीने तक हम टमाटर की खेती संरक्षित स्थान पे ले सकते हैं। जो मुख्य कारक होते हैं संरक्षित खेती को बढ़ावा देने वाले, वह हैं कि उत्पादन में सोच से अधिक, आवश्यकता से अधिक उपलब्धता पाना, आवश्यकता से अधिक उत्पादन पाना। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि एक जो उसकी गुणवत्ता है वह जो बाहरी ढंग से हम खेती कर रहे हैं या खुले वातावरण में खेती कर रहे हैं उसकी अपेक्षा उसकी 5 से 10 गुना अधिक क्वालिटी भी हमें प्राप्त होती है। साथ ही साथ जो मुख्य प्रभावकारी तत्व हैं जो फसलों को प्रभावित करते हैं, चाहे वह बाह्य कारक हों चाहे आंतरिक कारक हों। बाह्य कारकों में आपका तापमान है, उसके बाद आपेक्षिक आर्द्रता है, हवा का वेग है, यह जो है फसलों को हमारे प्रभावित करते हैं। आंतरिक कारक में हमारे कोई भी प्रकार के रोगजनक, चाहे वह भूमि जनित हों चाहे वह वातावरण जनित हों, वह हमारे पौधों को प्रभावित करते हैं। तो इनसे हम पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान करके अपने फसलों को अधिक से अधिक उत्पादन करते हैं। वह जो हमारे स्ट्रक्चर होते हैं, जो हमारे आकार के विभिन्न आकार के बने होते हैं घर नुमा, वो कहलाते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हमारा पॉली हाउस या ग्रीन हाउस जिसे कहते हैं, दूसरा होता है नेट हाउस या शेड नेट, तीसरा होता है आपका पॉली टनल या लो टनल पॉली हाउस। जो हमारा ग्रीन हाउस होता है या जिसको हम कह रहे हैं पॉली हाउस एक प्रकार की ऐसी संरचना जो कि एक विशेष प्रकार के पॉली फिल्म से बनी होती है, जिसमें हमारा जो तापमान होता है वह नॉर्मल तापमान की अपेक्षा 5 से 7 डिग्री अधिक होता है। उसमें भी हमारे कुछ तो होते हैं जो कि फुल्ली ऑटोमेटिक, कुछ होते हैं हमारे प्राकृतिक रूप से निर्धारित किए हुए, जिसमें कि अलग से हमें किसी भी इलेक्ट्रिक सप्लाई बिजली की या फिर किसी अन्य की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस प्रकार से दोस्तों हम ये कहना चाहेंगे कि यदि किसान हमारा कोई वैल्यूएबल बहुत ही अच्छी फसल लेना चाहता है या उत्पादन 5 से 10 गुना अधिक चाहता है तो वह पॉली हाउस में खेती करे। पॉली हाउस में खेती करने से वह कीड़े बीमारियों से, तापमान से या अन्य जो बाह्य कारक हैं उससे बचा करके हमारा ऑफ सीजन में समय जब उसकी खेती करना रहे उस समय भी खेती करके अत्यधिक लाभ कमा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए यदि हम देखें, वर्षा ऋतु में टमाटर के दाम लगभग 30 से 40 रुपये किलो होते हैं। उस समय मार्केट में तमाम प्रकार के जो खेती करते हैं किसान तो देखते हैं विषाणु जनित रोगों के कारण उसे पूरे फसल चौपट हो जाती है। वैसी विषम परिस्थिति में यदि किसान पॉली हाउस में खेती करता है तो उसको इन सब बीमारियों से सुरक्षा प्रदान होती है, साथ ही साथ उत्पादन अधिक होता है और उस समय भाव भी अधिक प्राप्त होते हैं। दूसरी बात यदि करते हैं हम नेट हाउस में, नेट हाउस या शेड नेट
मुख्य रूप से गर्मी के दिनों में हम यदि नर्सरी उत्पादन उसमें करते हैं, सब्जियों की नर्सरी, फूलों की नर्सरी, फलों की नर्सरी, तो हम देखेंगे कि हमें ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। उसमें भी निश्चित होता है कि जो हमारी शेड नेट होती है 40 से 50 मेष की होती है, प्रति वर्ग मीटर में 40 से 50 छिद्र होते हैं और वो हमें लगभग 40 से 50% छाया प्रदान करते हैं, जिसके कारण कि हमें अत्यधिक जो नर्सरी है उत्पादन करने में लाभ होता है और कोई हानि नहीं होती है। लो टनल या पॉली टनल यह छोटे किसानों के लिए जाड़े के दिनों में हमें नई फसल लेने में काफ़ी सुविधा प्रदान करते हैं और जो सीड हम लगाते हैं उसके ऊपर हम एक टनल नुमा एक आकार में 2.5 मीटर की दूरी पे हम एक लोहे के आयरन के एंगल के ऊपर पॉलीथीन को बिछाते हुए हम बीज की बुआई करते हैं और देखते हैं कि दिन के समय में तापमान लगभग 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है और वो उसमें लॉन्ग वेव लेंथ जो आती हैं सूर्य के प्रकाश की वो अंदर रह जाती हैं और तापमान पूरी रात तक लगभग कितना भी ठंडी रातें हों लेकिन वह तापमान बना रहता है और हमारे फसल के बढ़वार पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस तरह से हम किसान भाइयों से निवेदन करेंगे कि यदि वह आधुनिक खेती करते हैं तो वह संरक्षित खेती को तरफ अपना ध्यान लगाएं और अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करें। धन्यवाद। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। कौन कौन सी हैं सरकारी योजनाएं? कैसे उठाएं इनका लाभ? जानिए अपने गांव का हाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, आप सभी को यह जानकर बेहद खुशी होगी कि आप में से ही एक ऐसे किसान हैं जिन्होंने अपने खेतों में कड़ी मेहनत, लगन व परिश्रम से एक अलग मुकाम स्थापित किया है। ये वही किसान हैं जो आपके साथ रह के ही काम करते आए हैं, पर उन्होंने नवीनतम तकनीकों को अपना लिया है, कृषि वैज्ञानिकों की सलाह भी मानी है, साथ ही ऐसे कई काम किए हैं जिससे उनको अलग मुकाम मिला है। ऐसे ही किसान को कहा जाता है सफल किसान। आइए जानते हैं सफल किसान की कहानी उन्हीं की जुबानी। हर सप्ताह हम आपको हमारे सेगमेंट में एक प्रगतिशील किसान से मिलवाते हैं। तो इस बार भी हमारे साथ एक प्रगतिशील किसान हैं, हरि सिंह मीणा। उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनके वेजिटेबल कल्टीवेशन के बारे में। हरि सिंह जी, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। सभी को, सभी किसान भाइयों को। जो सिंचाई की व्यवस्था है वो कैसी रहती है? जैसे टमाटर है या आलू है या कुछ और तरह की सब्जियां हैं? सिंचाई की व्यवस्था तो सभी से पूरा हमारा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से ही है। तो जब जिस की रिक्वायरमेंट होती है पानी की, जिस क्रॉप को, तो अलग अलग क्रॉप को अलग अलग पानी लगता है। जैसे खीरा को पानी लगता है ज़्यादा क्योंकि इसमें पानी होता है, बाकी क्रॉप को पानी कम लगता है। तो वो सारे हमारे पास है आंकड़े, पहले से ही सब मैं सीखा हूँ, समझा हूँ कि कौन सी क्रॉप को कितना पानी लगता है। और दूसरा फिर हमको मिट्टी के अनुसार एक थंब रूल होता है कि मिट्टी को अपन निकाल के देखेंगे टेस्ट करने के लिए कि इसमें अगर ऐसे लड्डू बनता है मिट्टी का और हाथ में नहीं चिपकती है तो वो उसमें मॉइस्चर सही है, और यदि हाथ में चिपक रही है तो पानी ज़्यादा हो गया तो उसका इरिगेशन बंद कर देते हैं। जी, यानी कि सब्जी के प्रकार और उसके आधार पर आप निर्धारित करते हैं किस तरह से उसकी सिंचाई करनी है, किस तरह से उसको कीटों से बचाना है और अधिक से अधिक उत्पादकता लेनी है। कितने एकड़ में आप कल्टीवेशन करते हैं हरि सिंह जी, और किस किस सब्जी को कितने एकड़ में बोते हुए उसकी उत्पादकता को बढ़ाते हैं?
अभी ये क्रॉप रोटेशन और क्रॉप मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ी बात है जी। कि सबसे पहले कि हमको रेट अलग अलग हो जाते हैं। जब मार्केट में सारे लोग लगा रहे हैं कौन सी सब्जी मार्केट में उस टाइम ज़्यादा आएगी तो हमको कौन सी सब्जी लगाना कि एक सब्जी अच्छा भाव दे तो दूसरी को कवर कर ले। तो ऐसे हम पूरी क्रॉप मैनेजमेंट के साथ में जैसे खीरा लगाया हमने 1.5 एकड़ में, तो आज हमारा खीरा जा रहा है। 1.5 एकड़ में इससे पहले वो लगाया था करेला, तो करेले के भी भाव अच्छे जा रहे थे, ताकि मार्केट में हमारा ही उत्पाद इतना ज़्यादा एक ही वैरायटी ना पैदा करें कि अपना ही उत्पाद मंडी में जाके अपने भाव गिरा दें। भाई मंडी में अगर कम आएगा तो हमको भाव अच्छा मिलेगा। तो इसलिए हम पूरा 5-5 एकड़ के हिसाब से कि 5 एकड़ में एक चीज़ लगा दी, 5 एकड़ में दूसरी चीज़ लगा दी, ताकि हमको समय समय पर भाव मिलता रहे और उनका रोटेशन भी बना रहे। जैसे कुछ क्रॉप होती है शॉर्ट टर्म क्रॉप होती है जो कम समय तक चलती है, कुछ ऐसी क्रॉप होती है जो लंबे समय तक चलती है। तो उन सब का हम मैनेजमेंट करते हैं कि ये क्रॉप निकलेगी तो हमारी दूसरी क्रॉप चालू हो जाएगी। तो ऐसे हमारा रोटेशन और पैसे का आना बना रहे और हम क्रॉप रोटेशन चलता रहे, इस हिसाब से हम पूरा सोच के करते हैं। जी, जब इतने बड़े लार्ज स्केल पर आप वेजिटेबल कल्टीवेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत समस्याएं भी आती हैं और आप कोशिश करते हैं कि उन समस्याओं को आप अपने तरीके से जो अनुभव है उसके आधार पर या कहें तकनीक है उसके आधार पर अलग दूर करें। तो क्या होता है, कौन कौन सी समस्याएं जो छोटी मोटी वेजिटेबल कल्टीवेशन में आती हैं आपको देखने को मिलती है? वेजिटेबल कल्टीवेशन में तो समस्याओं से ही शुरू होती है, क्योंकि कोई भी हाईटेक फार्मिंग अगर करना है तो सबसे पहले आपको फील्ड प्रिपरेशन, फील्ड को तैयार पहले अच्छे से करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे अगर जनरली अपने को कोई भी चीज़ बोना है, जैसे एग्रीकल्चर में गेहूं बोना है, चना बोना है, तो मात्र आपने कल्टीवेशन किया है और पलेवा करके और शेड्यूल से उसकी बोनी कर दी। लेकिन वेजिटेबल पे जाएंगे तो उसको आपको सारा पहले तो ड्रिप इरीगेशन सिस्टम आपके खेत में लगाना होगा, ताकि हम पूरा ब्लॉक वाइज उसको लगाना पड़ा, कितने एकड़ का हमको एरिया रखना है, फिर इसके बाद उसकी मल्चिंग फिल्म बिछाना है, फिर ड्रिप इरीगेशन को बिछाना है, फिर लेबर से एक एक करके लगता है। तो इसमें सबसे अच्छी बात भी सबसे ज़्यादा खर्च लेबर का होता है, लेकिन खुशी इस बात की होती है कि आज ग्रामीण अंचलों में जितने बेरोजगारी है, इतने पॉपुलेशन हो गई, हर घर में 10 लोग बेरोजगार हैं, उनको यहाँ पे कोई काम नहीं है। जैसे किसानों का काम अभी मशीनरी इसका आ गया, अभी हार्वेस्टर से कटा देते तो किसान बेचारे मजदूरों को रोज़गार नहीं मिलता, लेकिन इसमें मैक्सिमम काम मजदूरों से होता है। तो एक तो उनको रोज़गार ही मिलता है और उसमें ये डिफ़िकल्टी भी आती है कि मजदूरों को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, पर उनसे काम भी लेना पड़ता है और एक एक करके करना पड़ता है। एक साथ मशीनरी से सारा के सारा वन टाइम में नहीं होता है। हरि सिंह जी, परंपरागत जो खेती किसान करते हैं उन लोगों को अगर ये खेती करना है, वेजिटेबल कल्टीवेशन करना है, तो चूँकि कहीं ना कहीं आपका अनुभव ज़्यादा है जो नए किसान हैं उनसे इस फील्ड में, क्या कहना चाहेंगे, क्या सुझाव होंगे उनके लिए आप? मैं कहना चाहूँगा कि आज जो परंपरागत खेती कर रहे हैं वो अपनी परंपरागत खेती रखें, पूरी को ना बदलें, लेकिन कुछ एरिया में, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर किसी के पास 10 एकड़ खेती है तो वो अपने 3 एकड़ से शुरू करें, 3 एकड़ में ये सब्जी लगा लें, बाकी में जो आप परंपरागत खेती कर रहे हो वैसे करें, वो सीखे समझे और उससे क्या होगा कि बाकी खेती जो है वो भी आसानी से होगी, क्योंकि इसमें ये केस क्रॉप है, इसमें डेली का पैसा आना शुरू हो जाता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मंडी हमारा डेली जा रहा है, तो डेली मंडी में उत्पादन जा रहा है, तो आज किसान के पास पैसा इकट्ठा कब आएगा, जब उसका गेहूं निकलेगा, जब 3 महीने बाद। लेकिन इसमें डेली अगर पैसा आता है तो उसकी डेली की जो आवश्यकता है वो भी पूर्ति होती है, और जो दूसरी परंपरागत खेती उसको भी वो अच्छे से कर पाएगा अगर उस कुछ एरिया में अगर ये खेती करता है तो। जी बिल्कुल, आपके सुझाव जो हैं बहुत उपयोगी होंगे उन किसानों के लिए जो कहीं ना कहीं इस वेजिटेबल कल्टीवेशन को करना चाहते हैं और अच्छी उत्पादकता के साथ उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो दर्शकों, आपने देखा आज हमने इन प्रगतिशील किसान हरि सिंह मीणा से बात की। उन्होंने बहुत कुछ अपने वेजिटेबल कल्टीवेशन के बारे में बताया जो आपके लिए कहीं ना कहीं आगे चलकर उपयोगी होगा। ग्राम झागर में हम हैं उनके फार्म हाउस पर, और निश्चित तौर पर आगे भी कहीं ना कहीं वो और नए इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ इस खेती को बढ़ाते रहेंगे। तो आज प्रगतिशील किसान के सेगमेंट में इतना ही। अगली बार फिर किसी और किसान से मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार सभी किसान भाइयों। न रुकेगा तू, न झुकेगा तू, कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। हरियाली खेतों में झूमेगी, खुशियां तेरे कदम चूमेगी। कुछ सीख नया, कुछ सिखा तू, है फौलादी दिखा तू, कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। दूरदर्शन किसान, छेड़ो बातें बदलाव की।
पशु नहीं अभिमान है, किसान भाई की शान है, आय का है माध्यम, परिवार का सम्मान है। पशुपालन पर आधारित विशेष प्रोग्राम हमारा पशुधन, गुरुवार और शुक्रवार शाम 5:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मुद्दा एक, खरीफ की फसल का मतलब ही यह है कि भाई जो मानसून की बारिश होगी उसी पे ये फसल जो है आगे चलेगी। राय अनेक, फसलों का और प्रजातियों का चुनाव सही से करें। विषय विशेष पर होगी जमकर बात। कैसी भी परिस्थिति आएगी तो किसान डटा रहेगा, किसान डटा रहेगा तो देश के लिए अन्न पैदा होता रहेगा। देखिए विचार विमर्श शुक्रवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, अब जाने का समय आ चुका है, परंतु जाने से पहले हम आपको अपना पता ज़रूर बताना चाहेंगे। यदि आपके सुझाव या आप हमसे पत्राचार करना चाहते हैं तो हमारा पता ज़रूर नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, शामला हिल्स, भोपाल। हमारा पिन कोड भी नोट कर लीजिए 462013। तो किसान भाइयों, अगले कार्यक्रम में पुनः उपस्थित होंगे खेती किसानी से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।